द पेस फॉर लिविंग, द पेस फॉर लिविंग, जीवन के लिए गति, जिसके लेखक हैं आर.सी. हचिंसन जी। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखे हैं और इसको हम लोग को जरूर रूप से बिना स्किप किए हुए देखना चाहिए, क्योंकि इसमें आर.सी. हचिंसन जी ने जीवन के लिए गति किस प्रकार से होनी चाहिए इस बात को बताए हैं। और ये क्लास 10th का प्रथम चैप्टर है और जितने भी क्लास 10th में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो इस वीडियो को आप उनके लिए ज़रूर शेयर करें ताकि विद्यार्थी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में इसको अच्छा तरीक़ा से देख सके और इसमें बनने वाले सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आसानी से सीख सके और इंग्लिश पढ़ना भी उन्हें आएगा। और साथ साथ इसमें हम बिल्कुल ये ध्यान में रख कर के आपको बताते जाएंगे ताकि जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बन सकते हैं आप उनको आसानी से बना पाएँ। लाइन टू लाइन मैं हिंदी बताने वाला हूं और वर्ड मीनिंग के साथ, और उसके पिछले वीडियो क्लास में हमने वर्ड मीनिंग भी बता रखे हैं, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो बिल्कुल वहां से आप वर्ड मीनिंग देख सकते हैं और सीख सकते हैं। चलिए स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम लोग आर.सी. हचिंसन जी के बारे में जान लें। तो आर.सी. हचिंसन जी का फुल फॉर्म होता है रे क्रियोटोन हचिंसन, रे क्रियोटोन हचिंसन। और इनका जन्म जो हुआ था 23 जनवरी 1907 को हुआ था और इनकी मृत्यु 3 जुलाई 1975 को हुई थी। ये आप याद रखेंगे, ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन अभी हमने बताया आपको। चलिए स्टार्ट होता है यहाँ से। आर.सी. हचिंसन ए ब्रिटिश नोवेलिस्ट। आर.सी. हचिंसन एक ब्रिटिश उपन्यासकार थे। एग्जिबिट्स एन एक्सेप्शनल फ्लेयर फॉर टचिंग द सेंसिटिव इश्यूज ऑफ द कंटेम्प्रोरी सोसाइटी। एग्जिबिट्स का मतलब होता है जन्मजात प्रवृत्ति, एक्सेप्शनल का मतलब होता है विशेष। उनके अंदर एक विशेष गुण था कि कंटेम्प्रोरी सोसाइटी, तत्कालीन समाज में होने वाले सेंसिटिव इश्यूज, संवेदनशील मुद्दों को आसानी से टचिंग यानी छू लेते थे, आसानी से छू लेते थे। जो भी तत्कालीन समाज में होने वाला मुद्दा होता था उन पर उनकी पैनी निगाह थी और आसानी से छू लेते थे, उन्हीं बात को वो उजागर करते थे। विद ऑल इट्स कंट्राडिक्शन एंड पैराडॉक्सेज। कंट्राडिक्शन का मतलब होता है बच्चों अंतर विरोध और पैराडॉक्सेज का मतलब होता है विरोधाभास। विभिन्न प्रकार के अंतर विरोध और विरोधाभास को ध्यान में रख करके कि किस बातों पर लोग विरोध कर सकते हैं, उन बातों को ध्यान में रख करके वो अपनी बातों को रखते थे। इन द पेस फॉर लिविंग, जीवन के लिए गति में आर.सी. हचिंसन कैप्चर्स द अगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। अगोनी का मतलब होता है दर्द। अगोनी का मतलब क्या होता है? दर्द। आधुनिक आदमी के दर्द पर दृष्टि डालते हैं और कैप्चर्स मतलब होता है दृष्टि डालना। तो इस पाठ में जो है, इस लेसन में जो है आपको ये देखने को मिलेगा कि आधुनिक आदमी के दर्द पर दृष्टि डालते हैं कि आज के जो मनुष्य है कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, कैसे क्या उनका दर्द है। ही ब्रिंग्स आउट हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन। और ये साथ ही साथ वह बताते हैं, ब्रिंग्स आउट मतलब वह बताते हैं कि हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन, कैसे आदमी जो है इस तेज़ गति से बाहर निकले। ही ब्रिंग्स आउट हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन, कैसे इस तेज़ गति से आदमी बाहर निकले। थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स यानी कि चीज़ों और वस्तुओं की गति से कैसे बाहर निकले। हर्ष द, और ये साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि कैसे जो है चीज़ों और वस्तुओं की गति जो है, हर्ष मतलब होता है चोट पहुंचाना। द नॉर्मल रिदम एंड एग्जर्ट्स अनड्यू प्रेशर ऑन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, कैसे साधारण लय से जीने वाले व्यक्तियों, औरतों और बच्चों पर कैसे चीज़ों और वस्तुओं की गति एग्जर्ट्स उन्हें खींचते हैं। एग्जर्ट्स का मतलब होता है उन्हें खींचते हैं और अनड्यू प्रेशर उन पर असम्यक दबाव डालते हैं। तो ये लाइन आप ज़रूर समझ गए होंगे कि यहाँ से कहा जाता है ही ब्रिंग्स आउट हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन, मतलब कि वह बताते हैं। ही ब्रिंग्स आउट का मतलब वह बताते हैं हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन, थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स, कैसे व्यक्तियों और चीज़ों की गति। हर्ट्स, हर्ट्स मतलब तो चोट पहुंचाते हैं। द नॉर्मल रिदम, साधारण लय से जीने वाले व्यक्तियों, औरतों और बच्चों को कैसे खींचते हैं। एग्जर्ट्स मतलब कैसे खींचते हैं और उन पर अनड्यू प्रेशर और सम्यक दबाव डालते हैं। जैसे कि आज मोबाइल ही एक वस्तु है जो हम लोगों को किस प्रकार से खींचते हैं और हम पर असम्यक दबाव डालते हैं। जैसे कि जो बातें समय से पहले ही बातों को आभास करा दिया जाता है, बहुत सारी बातें हम लोग जान जाते हैं जिससे कि हम लोगों पर एक दबाव क्रिएट हो जाता है ना।
जो कि पहले नहीं होता था। तो ये तेज़ गति से बाहर कैसे निकले वो इसमें बिल्कुल अच्छी तरह से बताया गया है। तो इस लेसन को आप निश्चित रूप से बने रहेंगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ से स्टार्ट होती है कहानी। यहाँ से आर.सी. हचिंसन जी कहते हैं, आई सॉ ए प्ले इन डबलिन। मैं डबलिन में एक नाटक देखा। ये बिल्कुल पूछा जा सकता है कि नाटक उन्होंने कहाँ देखे, तो ये आप याद रखेंगे डबलिन में। आई सॉ प्ले इन डबलिन नॉट लॉन्ग एगो। मैं कुछ समय पहले डबलिन में एक नाटक देखा। इन विच द चीफ कैरेक्टर वाज एन एल्डरली कॉर मर्चेंट। जिसका मुख्य नायक, चीफ कैरेक्टर जिसका मुख्य नायक एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, बुजुर्ग अनाज का व्यापारी था। इन ए स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, जो आयरलैंड के एक छोटे से शहर से था। देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपका बन रहा है ऑब्जेक्टिव से। नाटक कहाँ देखा? डबलिन में। और वो कैरेक्टर कौन था? एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। और एल्डरली कॉर्न मर्चेंट कहाँ के थे? तो स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन यानी आयरलैंड के छोटे से शहर से थे। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप याद रखेंगे। ही वाज ए मैन ऑफ मैनी एंजाइटीज़। वह बहुत सारी चिंताओं से घिरा हुआ था। हिज हर्ट वाज डिकी। उसका हृदय बहुत छोटा था। हिज नेफ्यू वाज चीटिंग हिम। उसका भतीजा उसे ठगता था। हिज वाइफ हैड द फंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड ऑन ए हॉलीडे। उसकी पत्नी प्रत्येक छुट्टी के दिन 10 पाउंड ऑन ए हॉलीडे, प्रत्येक छुट्टी के दिन 10 पाउंड खर्च करने की फंटास्टिक नोशन यानी अद्भुत इच्छा रखती थी। स्पेंडिंग मतलब होता है खर्च करने का। खर्च करने का अद्भुत इच्छा रखती थी कौन? उसकी पत्नी। समझ सकते हैं, वो एक अनाज का व्यापारी था और उसकी पत्नी 10 पाउंड खर्च करने की अद्भुत इच्छा रखती थी। तो ये भी आप निश्चित रूप से याद रखेंगे। हो सकता है पूछा जा सकता है कि वो कितनी खर्च करती थी। 10 पाउंड का मतलब होता है क्या? 1 पाउंड में होता है 94 रुपया, तो 10 पाउंड में कितने हो जाएंगे? 940। लगभग 1000 रुपया उसकी पत्नी जो है खर्च करती थी प्रत्येक छुट्टी के दिन। तो देख सकते हैं एक बुजुर्ग अनाज का व्यापारी इस प्रकार से खर्च करता था। ऑल टुगेदर द पेस ऑफ लाइफ वाज गेटिंग टू मच। कुल मिलाकर उसकी लाइफ काफ़ी तेज़ हो चुकी थी फॉर हिम, उसके लिए। एंड इन ए मोमेंट ऑफ डिसअपेयर, और डिसअपेयर का मतलब होता है निराशा। निराशा के इस पल में ही अट्रेड ए ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट। वह अपने हृदय से ज़ोर से बोला, ज़ोर से चिल्लाया। ग्रेट मतलब हो गया ज़ोर से, ज़ोर से अट्रेड मतलब बोला, ज़ोर से चिल्लाया या ज़ोर से बोला। हृदय से बोला, मन ही मन। दे टेल मी देयर्स एन एरोप्लेन नाउ डैट गोज एट 1000 माइल्स एन आवर। वे लोग कहते हैं, वे लोग मुझसे कहते हैं कि एक हवाई जहाज़ की गति 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से है। वर्तमान में एक हवाई जहाज़ की गति 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से है। नाउ डैश टू फास्ट। अब यह तो मेरे लिए बहुत तेज़ है। ये बात बोल रहे हैं अनाज के व्यापारी कि एक वे लोग मुझसे कहते हैं। कौन लोग? तो उनके जो भतीजा है और उनके जो पत्नी है वो बोल रहे हैं। और इसी बात से वो बहुत सारी चिंताओं से भी घिरा हुआ था, उसका भतीजा उसे। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेंजा समझते हैं। फॉर मी दैट वाज द मोस्ट एन्चेंटिंग लाइन इन द प्ले। नाटक में सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति थी। द मैन्स कंप्लेंट वाज सो ग्लोरियसली इररिलेवेंट टू हिज ओन सिचुएशन। आदमी की शिकायत उसकी अपनी स्थिति से ग्लोरियसली शानदार ढंग से असंगत थी। आर.सी. हचिंसन जी के द्वारा बोला गया ये बात कि नाटक जो मैंने देखा तो उसमें जो ये शिकायत आदमी कर रहे थे इनकी अपनी स्थिति से काफ़ी बेमतलब थी, क्योंकि वो अनाज के व्यापारी थे और उनकी अपनी तुलना जो है हवाई जहाज़ की गति से कर रहे थे, तो ये उनको असंगत लगा। आगे कह रहे हैं एंड बिसाइड्स, और इसके अलावे बीइंग कॉमिक, हंसते हुए लेखक कहते हैं इट स्ट्रक मी एज ए परफेक्ट इलिस्ट्रेशन of the way the Irish get at subtle truths by the most unlikely approaches। इसका मतलब हो गया, लेखक कह रहे हैं इट स्ट्रक मी, स्ट्रक मतलब तो प्रभावित किया, और मुझे जो प्रभावित किया इस नाटक में एज ए परफेक्ट इलस्ट्रेशन ऑफ द वे द आयरिश गेट एट ए सटल ट्रूथ्स बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेज। मतलब हो गया कि आयरलैंड के लोग कैसे असाधारण तरीके अपनाते हैं। अनलाइकली अप्रोचेज का मतलब असाधारण तरीके अपनाते हैं। सटल ट्रूथ्स मतलब सूक्ष्म सत्य तक पहुंचने के लिए कैसे
असाधारण तरीके अपनाते हैं, किस प्रकार का उदाहरण सेट करते हैं। परफेक्ट इलस्ट्रेशन का मतलब हो गया, इलस्ट्रेशन का मतलब उदाहरण सेट करना, यानी कि किस प्रकार का उदाहरण बताते हैं सूक्ष्म सत्य तक पहुंचने के लिए। यहाँ से इस पंक्ति का मतलब हो गया। आगे कह रहे हैं यू सॉ व्हाट द ओल्ड फूल मींट, आपने देखा ना बूढ़े मूर्ख व्यक्ति का क्या मतलब था। तो इस प्रकार से नाटक की बातों को, तो इसका मतलब हो गया व्हाट द ओल्ड फूल मींट, आपने देखा ना बूढ़े मूर्ख व्यक्ति का क्या मतलब था। तो इस पंक्ति से हमने अच्छी तरह से समझ गया कि नाटक के बारे में लेखक ने बोला। आगे अब हम लोग देखते हैं कि आगे जो है किस प्रकार की बात इस स्टोरी के माध्यम से बताया जा रहा है। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेंजा पर पहुंच चुके हैं और इस स्टेंजा का आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार्टिंग है। इसका सबसे पहले हम लोग जो भी स्टेंजा में वर्ड है उसको हम लोग पहले देख लें। जैसा कि आप देख सकते हैं डिसलाइक, रैपिड मूवमेंट, ये सारे जो वर्ड हैं कठिन कठिन वर्ड वो आप पहले जान लें, उसके बाद इस स्टेंजा को पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगी। देख सकते हैं ये आपके वर्ड हैं। डिसलाइक मतलब नापसंद, रैपिड मूवमेंट मतलब तेज़ गति। तो ये सारे वर्ड आप अपने नोटबुक में नोट कर लें। चलिए आप बिल्कुल पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। अनफ्रेंडली मतलब अमित्रवत होता है। मेंटल एक्टिविटीज़ मतलब मानसिक गतिविधि। इस सारे का हम प्रोनाउंसिएशन अभी हम आपको करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नो डैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ, ऐसा नहीं है कि मैं तेज़ गति पसंद नहीं करता हूँ। रैपिड मूवमेंट तेज़ गति, डिसलाइक पसंद नहीं करता हूँ, ये बोल रहे हैं लेखक साहब। आगे है आई इन्जॉय गोइंग इन ए कार एट 90 माइल्स एन आवर, मैं तो 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से कार में चलना पसंद करता हूँ। सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग, और उसमें खुद मैं चालक रहूँ। एंड सो लॉन्ग एज इट इज़ नॉट माई कार, और वह कार मेरी नहीं हो। आई अडोर द मशीन दैट हर्ल यू अबाउट एट बेटर से, मैं तो ऐसे मशीन की पूजा करता हूँ। एडोर मतलब होता है पूजा करना। मैं तो ऐसे मशीन की पूजा करता हूँ दैट हर्ल यू अबाउट एट बेटर से, जो हमें समुद्र के चारों ओर भ्रमण कराते हो, जो हमें चारों ओर यात्रा करवाते हो। हर्ल मतलब होता है पहुँचना। टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क, रात का भोजन, डाइन मतलब रात्रि का भोजन, रात का भोजन लंदन में और दिन का भोजन न्यूयॉर्क में। दिस सीम्स टू मी ए सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस, ऐसा करना मुझे संतोषजनक अनुभव प्रतीत होता है। आई एडमिट इट एक्सक्लूड्स ऑल दैट रियल प्लेजर्स, साथ ही साथ मैं यह स्वीकार करता हूँ। आई एडमिट मैं स्वीकार करता हूँ, एक्सक्लूड मतलब साथ ही साथ हम यह स्वीकार करते हैं कि वास्तविक आनंद, रियल प्लेजर्स वास्तविक खुशी, द सॉर्ट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम ए कंट्री बस इन समरसेट, यानी कि समरसेट में जो बस में जो कंट्री बस में जो आनंद आता है उस प्रकार का आनंद जो स्पेन के समरसेट एक जगह का नाम है, वहाँ के जो कंट्री बस है उसमें जो आनंद आता है वह इस प्रकार के वे इस प्रकार की तेज़ गति में आनंद नहीं आता है, ऐसा लेखक का कहना है। आगे है बट इट गिव्स यू सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा, सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा जिसका मतलब होता है सतही नाटक, लेकिन यह तो आपको सतही नाटक देता है, सतही नाटक का आभास कराता है। इट वाज ए सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट, यह एक उत्तेजना है। आवर एंसेस्टर्स हैड डू टू विदाउट, जिससे हमारे पूर्वज इसके बिना थे, हमारे पूर्वज को ये चीज़ें नहीं मिली थी। आवर एंसेस्टर्स हैड टू विदाउट, हमारे पूर्वज इसके बिना थे। एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली, और आज हम लोग इसे ग्रेटफुली आभार के साथ स्वीकार करते हैं। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। नो वेयर स्पीड बिकम समथिंग अनफ्रेंडली, नो वेयर स्पीड बिकम समथिंग अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली का मतलब होता है अमित्रवत। स्पीड मतलब होता है गति,
यानी कि इस लाइन का कहने का मतलब है कि कहाँ हमारी गतियाँ अमित्रवत हो जाती है, कहाँ हमारी गतियाँ अमित्रवत हो जाती है। टू मी इज़ वेयर द मेंटल एक्टिविटीज ऑफ आवर टाइम टेंड। यहाँ कह रहा है कि जब हमारी मानसिक गतिविधियाँ एज दे मेंटली डू टू फॉलो द पेस ऑफ मशीन, जब हमारी मानसिक गतिविधियाँ मशीनों की गति को पालन करने लग जाती है, फ्लो मतलब पालन करना, जब हमारी मानसिक गतिविधियाँ मशीनों की गति का पालन करने लग जाती है तो हमारा जो है गति अमित्रवत हो जाती है। यानी कि जो भी आज रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहे हैं, तो यानी कि उसमें मेनली हमारी जो है गतियाँ अगर अमित्रवत हो जाती है तो उसका मेनली है कि हम मशीनों की गति को पालन करने लग जाते हैं कि जितना मशीन स्पीड चले उतना हम लोग स्पीड चलाने की कोशिश करते हैं, उसी में हम लोग अपना फन ढूंढते हैं, जिसके कारण ऐसी चीज़ें होती है। तो हमें मशीनों की गति का पालन नहीं करना है, ये बताते हैं। अगला स्टेंजा में हम लोग देखते हैं क्या कहा जा रहा है। चलिए अब हम लोग 5वां स्टेंजा जो है यहाँ से शुरू होता है और इसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले इसके वर्ड को हम लोग देख लें कि इसमें आने वाले वर्ड कौन कौन से रहेंगे। देख सकते हैं ये आपके 5वां स्टेंजा का वर्ड है, इसे आप निश्चित रूप से नोट करेंगे। प्रीजुडियस, प्रीजुडियस मतलब होता है पूर्वाग्रह। ये सारे वर्ड का हम प्रोनाउंसिएशन करते हुए बताते हैं, तो अभी आप फिलहाल इस सारे वर्ड को नोट कर सकते हैं। बिलोंग मतलब होता है सदस्य, ट्राइब मतलब जनजाति, तो ये सारे वर्ड आप नोट कर लें। चलिए और फिर नेक्स्ट 6 स्टेंजा का मैं फिर वर्ड आपको दिखाऊंगा, तो आप यहाँ तक जरूर नोट कर लिए होंगे। चलिए इसके हम लोग स्टेंजा को लाइन टू लाइन हिंदी ट्रांसलेट करते हैं। आई स्पीक विद प्रीजुडियस, मैं पूर्वाग्रह के साथ कहता हूँ। लेखक बोल रहे हैं मैं पूर्वाग्रह के साथ कहता हूँ। बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स, क्योंकि मैं धीमी सोचने वाला समूह का सदस्य हूँ। देख सकते हैं इस प्रकार से अगर आपने लाइन टू लाइन हिंदी देख लिए तो आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटने वाले नहीं हैं। आई स्पीक विद प्रीजुडियस, मैं पूर्वाग्रह के साथ कहता हूँ। बिकॉज क्योंकि आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स, मैं धीमी सोचने वाले समूह का सदस्य हूँ। दोज हु आर क्रस्ट, जो कि शापित है, जो कि श्राप से युक्त है, उसको श्राप लगा हुआ है कि आई स्पिरिट डिली एस्केलेरिएट, ये आपके फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ है। चलिए इसकी बात तो को हमने भी नहीं समझते हैं और आपको इसमें समझाया गया इंग्लिश में कन्वर्ट करके, तो इसको हम लोग समझते हैं। पीपुल हु लाइट ऑन द मोस्ट डिवोस्टेटिंग रिपार्टी अबाउट 4 आवर्स आफ्टर द पार्टी इज ओवर। इसका मतलब है कि इस कहने का मतलब है कि वैसे लोग, हम वैसे लोगों के समूह के सदस्य हैं जो लोग किसी पार्टी के ख़त्म होने के 4 घंटे बाद पार्टी पर प्रकाशित करता है, अपनी बातों को बोलता है। डिवोस्टेटिंग रिपार्टी यानी कि उस बात को रखता है जब पार्टी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे हम धीमी सोचने वाले समूह के सदस्य हैं जो पार्टी के 4 घंटे ख़त्म होने के बाद उस पार्टी पर नज़र दौड़ाता है, नज़र जाता है, यानी पास्ट पर हम लोग का ध्यान रहता है। वर्तमान की बातों को हम लोग नहीं करते, हम ऐसे सोचने वाले समूह का सदस्य हैं। यहाँ से ये बात कहा जा रहा है। आई एम वन ऑफ दोज हु आर ग्रांटेड, मैं उन लोगों में से हूँ जिसकी गारंटी है कि टू गेट द लोएस्ट मार्क्स इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट, अगर बुद्धिमत्ता की जांच ली जाए तो सबसे कम अंक मिलेंगे। मैं गारंटी लेता हूँ, मैं उन लोगों में से हूँ। आई एम वन ऑफ दोज, मैं उन लोगों में से हूँ जिसकी गारंटी है कि अगर इन बुद्धिमत्ता की जांच ली जाए, इंटेलिजेंस टेस्ट ली जाए तो सबसे कम अंक मिलेंगे। बिकॉज दोज टेस्ट आर ऑल द वंस आई हैव कम अक्रॉस सीम्स टू बी डिजाइन टू मेजर द स्पीड ऑफ योर माइंड, क्योंकि आजकल की जो जांचें हैं वो आपकी दिमाग की जांच होती है, ना कि किसी और चीज़ की, मोर देन एनीथिंग एल्स, ना कि किसी और चीज़ की। इसका मतलब ये हो गया क्योंकि आज की जो जांचें हैं वो आपके दिमाग की जांच होती है, ना कि किसी और चीज़ की, ठीक है। तो ये कह रहे हैं अभी वर्तमान में जब वो नाटक को देखे, नाटक देखने के बाद वो इस प्रकार का वर्णन कर रहे हैं कि आदमी की गति किस प्रकार से होनी चाहिए, वो अपना उदाहरण देते हुए बता रहे हैं। बट डैट, यहाँ पे आगे कह रहे हैं, यहाँ से ऑब्वियसली स्पष्टता विच स्लो थिंकर्स आर ट्रेवली हैंडीकैप्ड,
वी स्लो थिंकर्स स्पष्टता दो धीमी सोचने वाले हैं, ट्रेबली हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग, यानी कि आजीविका चलाने में भी अक्षम हैं, हैंडीकैप्ड हैं, विकलांग हैं। इसका मतलब हो गया कि जो भी लोग स्लो थिंकर से जो धीमी सोचने वाले हैं वो आज अपने व्यापार में भी विकलांग महसूस करते हैं, विकलांगता है उन्हें। बट व्हाट आई एम थिंकिंग, लेकिन मेरा मानना है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्टैंजा को समझते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा को शुरू करने से पहले हम इसमें आने वाले वर्ड को देख लें। तो ये 5वां स्टैंजा है। 5वां स्टैंजा में ये सारे वर्ड आने वाले हैं। प्रीजुडियस मतलब होता है पूर्वाग्रह। ये सारा मैं वर्ड आपको हिंदी ट्रांसलेट करके बताने वाला हूँ, तो आपको निश्चित रूप से वो वर्ड पता होना चाहिए। इसका प्रोनाउंसिएशन करके बताऊँगा तो आप निश्चित रूप से लिखते जाएंगे इसको। ये सारा वर्ड आप लिखते जाएंगे। यहाँ पे 6ठा स्टैंजा का वर्ड स्टार्ट होता है, तो यहाँ तक आप नोट कर लें। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ से स्टैंजा शुरुआत होती है। गौर करेंगे, ध्यान देंगे, बिल्कुल आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आपने सारे लाइन टू लाइन अगर ट्रांसलेट टू हिंदी जान गए तो बिल्कुल इस अध्याय से आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप आसानी से बना पाएंगे। तो स्टार्ट है। आई स्पीक विद द प्रीजुडियस, मैं पूर्वाग्रह के साथ कहता हूँ। बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स, क्योंकि मैं उन धीमी सोचने वाले समूह का सदस्य हूँ। दोज हु आर क्रस्ट, जो कि शापित है विद ली एस्केलेरियट स्पिरिट डी ली एस्केलेरियट। ये फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ बताया गया है, पीपुल हु लाइट ऑन द मोस्ट डिवोस्टेटिंग रिपार्टी अबाउट द 4 आफ्टर्स द पार्टी इज ओवर, 4 आवर्स आफ्टर द पार्टी इज ओवर। इसका मतलब हुआ कि हम उन समूह के शापित है जो किसी पार्टी मतलब हो गया जो भी फंक्शन होता है, किसी पार्टी के 4 घंटे ख़त्म होने के बाद डिवोस्टेटिंग रिपार्टी उस पर प्रकाश जाता है, उस पर हमें ध्यान जाता है। हम तो ऐसे धीमी सोचने वाले समूह के सदस्य हैं। लेखक अपना उदाहरण देते हुए यहाँ पे बताते हैं कि किसी पार्टी के 4 घंटे ख़त्म होने के बाद उस पर हमारा प्रकाश जाता है, उस पर हमारा ध्यान जाता है। आगे कह रहे हैं, आई एम वन ऑफ दोज, मैं उन लोगों में से हूँ, हु आर ग्रांटेड, जिनकी गारंटी है कि टू गेट द लोवेस्ट मार्क्स इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट, अगर बुद्धिमत्ता की जांच ली जाए तो सबसे कम अंक मिलेंगे। मैं उन लोगों में से हूँ जिसकी गारंटी है कि अगर बुद्धिमत्ता की जांच ली जाए तो सबसे कम अंक, लोवेस्ट मार्क, सबसे कम अंक मिलेंगे। बिकॉज दोज टेस्ट और ऑल द वंस, क्योंकि आज की जो जांच है, आई हैव कम अक्रॉस सीम्स टू बी डिजाइन टू मेजर द स्पीड ऑफ योर माइंड, क्योंकि आज की जो जांच है वो आपके दिमाग की जांच होती है, मोर देन एनीथिंग एल्स, ना कि किसी और चीज़ की नहीं होती है। क्योंकि आज की जितनी भी जांच परीक्षाएं होती है, जितनी भी एग्ज़ाम होती है, सभी में आपकी माइंड की जांच होती है। ऑब्वियसली, स्पष्टतः, वी स्लो थिंकर्स आर ट्रेवली हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग, अर्थात अपने व्यापार चलाने में भी जो है वो क्या है, विकलांग हैं। जो भी धीमी सोचने वाले हैं वो अपने आजीविका, गेटिंग अ लिविंग का मतलब होता है आजीविका चलाने में या व्यापार चलाने में भी क्या है, अक्षम हैं, विकलांग हैं। बट व्हाट आई एम थिंकिंग, लेकिन मेरा मानना है, अबाउट जस्ट नाउ, लेकिन मेरा मानना है कि अबाउट जस्ट नाउ इज नॉट टू सो मच द प्रैक्टिकल यूज ऑफ वंस माइंड, हमारे दिमाग का जो है यहाँ पे कहा जा रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि अबाउट जस्ट नाउ इज नॉट टू सो मच द प्रैक्टिकल यूज, अगर यूज ऑफ वंस माइंड, हमारे दिमाग को सिर्फ व्यवहारिक यूज में ना लाया जाए। अभी जैसे कि व्यवहार में यूज करते हैं, हम लोग 18 घंटा काम करते हैं, 12 घंटा काम करते हैं, तो हम लोग वो व्यवहारिक यूज हो गया। लेकिन अगर हम अपना कम से कम समय यूज करते हैं काम करने में, बाकी और समय अगर इन्जॉयमेंट में लगाते हैं, तो हमारा माइंड का क्या हो रहा है, इन्जॉयमेंट हो रहा है, जिससे कि वो व्यवहारिक नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ पे वही बात बोला जा रहा है,
कि वंस माइंड एज इट्स यूज फॉर इन्जॉयमेंट, हमारे दिमाग को आज इन्जॉयमेंट की ज़रूरत है। जितना हम इन्जॉयमेंट में लगाएंगे हमारा दिमाग उतना चंचल होगा, उतना काम करेगा, ना कि प्रैक्टिकल यूज में लगाया जाए। तो ये कहने का मतलब था, लेखक का अपना उदाहरण दे करके बताए हैं कि प्रैक्टिकल नहीं बनो, बल्कि आपको परफेक्ट बनना है कोई भी चीज़ में, कोई भी काम में, तो आपको कहीं ना कहीं अपने दिमाग को इन्जॉयमेंट की तरह, आप किसी काम को इन्जॉयमेंट की तरह करेंगे, ना कि प्रैक्टिकल की तरह। मशीनों की तरह नहीं आपको काम करना है, बल्कि आपको इन्जॉयमेंट के साथ काम करेंगे तो आप बिल्कुल परफेक्ट बन पाएंगे और अच्छे काम को सही अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। तो ये कहने का, लेखक का यहाँ कहने का यही मतलब है। हम लोग नेक्स्ट स्टेंजा में समझते हैं तो और अच्छा तरीक़ा से क्लैरिफाई हो पाएगा कि ये द पेज फॉर लिविंग में जीवन की गति में कैसी गति मनुष्य का होना चाहिए, कैसे बता रहे हैं। चलिए हम लोग समझते हैं। चलिए तो अब हम लोग लास्ट स्टेंजा को समझते हैं और इसमें आप लोग बिल्कुल बिना स्किप किए बने रहेंगे तो आपको ये बिल्कुल समझ में आएगी कि हमारे जीवन की गति किस प्रकार से होनी चाहिए। बिल्कुल अच्छे ढंग से बताए हैं आर.सी. हचिंसन जी ने। तो चलिए इस स्टेंजा के हम लोग सबसे पहले वर्ड को देख लेते हैं। तो ये आपके लास्ट 6 स्टेंजा का वर्ड है, यहाँ से आप बिल्कुल नोट कर सकते हैं जो भी स्टूडेंट हैं। फिर मैं इसके ट्रांसलेट इनटू हिंदी को बताता हूँ। चलिए एग्जाम्पल मतलब होता है उदाहरण, होपलेस फॉग मतलब होता है आशाहीन धुंध, इनलाइटमेंट मतलब होता है जानकारी। तो ये आप निश्चित रूप से नोट कर लेंगे। ए मीडियम देख सकते हैं, ए मीडियम साइड ब्रूनेट मतलब होता है मध्यम आकार की भूरे बाल वाली। और ये सारे आप वर्ड पहले याद कर लें लिख करके। फेलो पेशेंट्स मतलब होता है साथी मरीज। नाउ डेज मतलब होता है आजकल। अनदर चांस मतलब दूसरा मौका। थिंक एट ऑल मतलब बिल्कुल सोचने के लिए। तो ये आपका इंड हो जाता है। अब हम लोग समझते हैं इसके ट्रांसलेट इनटू हिंदी को। इसमें आप निश्चित रूप से बने रहेंगे ताकि आपको बिल्कुल समझ में पूरी कहानी आएगी। एज एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण है। जैसे कि पिछले स्टेंजा में लेखक ने कहा था कि हमारे दिमाग को प्रैक्टिकल यूज़ नहीं करना चाहिए, व्यवहारिक यूज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारे दिमाग को इन्जॉयमेंट में लगाना चाहिए। इन्जॉयमेंट के साथ कोई भी वर्क को करना चाहिए जिससे हमारा दिमाग जो है एक्टिव रह सके। तो बिल्कुल एक्टिव कैसे रहता है इसमें बताया गया है इस स्टेंजा में। तो आपका दिमाग कैसे इन्जॉयमेंट के साथ एक्टिव रहता है, तो यहाँ पे बता रहे हैं एज एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण भी है। व्हेन आई गो टू द सिनेमा, जब हम सिनेमा देखने जाते हैं, आई फाइंड माई सेल्फ इन ए होपलेस फॉग। आई फाइंड माई सेल्फ इन ए होपलेस फॉग, तो मैं आशाहीन धुंध में अपने आप को पाते हैं, क्योंकि मेरा माइंड जो है क्या है, प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है। तो हम एक आशाहीन धुंध में अपने आप को पाते हैं। एंड आफ्टर 2 और 3 मिनट्स, और 2 से 3 मिनट के बाद, आई हैव टू टर्न माई वाइफ, मैं अपने वाइफ की तरफ घूमता हूँ। फॉर इनलाइटमेंट, यह जानने के लिए। आई विस्पर, मैं उनके कान में कहता हूँ, कानाफूसी करता हूँ, मैं उनके कान में कहता हूँ, इज़ दिस द सेम गर्ल एज द वन ऑफ वी सॉ एट द बिगनिंग, क्या ये वही लड़की है। इज़ दिस द सेम गर्ल, क्या ये वही लड़की है जिसको हमने बिगनिंग शुरुआत में देखा था। तो आगे वो फिर कहते हैं एंड शी विस्पर्स बैक, और फिर से वो कहती है, नो देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म, अरे इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं। 3, एक टॉल ब्लॉन्डी, एक भूरे बाल वाली, एक लंबे भूरे बाल वाली, एक शॉर्ट ब्लॉन्डी, एक छोटे भूरे बाल वाली, एंड ए मीडियम साइड ब्रूनेट, और एक है मध्यम आकार की भूरे बाल वाली, जिसके कारण आप नहीं पहचान पा रहे हो। सभी के बाल क्या हैं, भूरे हैं, लेकिन वो इस प्रकार से चिन्हित हैं, एक लंबे हैं, एक क्या है छोटे हैं, और एक क्या है मीडियम है, मध्यम आकार के। कॉल देम ए बी एंड सी, आप उन्हें ए बी और सी कह करके पुकार सकते हो। आगे कह रहे हैं, द हीरो इज़ दैट मैन हु टेक हिज हैट ऑफ, और हीरो वह व्यक्ति है जो अपने टोपी को उतारता है। हैट ऑफ मतलब होता है उतारना, जो टोपी को उतारता है। टेक हिज हैट ऑफ व्हेन ही कम्स इनडोर्स, यानी कि जब वो दरवाजे पर जाता है तो दरवाजे पर अंदर जाने से पहले वो क्या करता है, टोपी को उतारता है। वो इस फिल्म का क्या है, हीरो है।
चलिए इसके हम लोग बिल्कुल आसानी से समझते हैं। आगे इसमें कह रहे हैं, तो जब ये लेखक नहीं समझते हैं फिल्म में तो उसकी पत्नी से पूछते हैं, पत्नी उसके बताते हैं कि हीरो कौन है और हीरोइन कौन है। आगे है ही इज़ गोइंग टू फॉल इन लव विद गर्ल BCA, और इसमें जो है वो तीनों के प्यार में पड़ते हैं लेकिन क्रम से। BCA ये आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रह सकता है कि फिल्म में तीनों लड़कियों के प्यार में पड़ता है कैसे, तो पहले B फिर C फिर A, ये क्रम आपको पूछा जा सकता है, तो ये आप याद रखेंगे। ही इज़ गोइंग टू फॉल इन लव विद गर्ल BCA इन दैट ऑर्डर, और वो तीनों लड़के में जो है BCA पहले वो उसका प्यार B से होता है, फिर C से, फिर A से, इस प्रकार से वो प्यार में पड़ते हैं। एंड सो इट प्रूव्स टू बी, और ऐसा ही होता है ना, मतलब फिल्म को पूरा होने से पहले ये बोलती है और ऐसा ही होता है। देयर यू हैव ए माइंड, अब यहाँ पे लेखक साहब कह रहे हैं देयर यू हैव ए माइंड, आपके पास एक दिमाग है, विच हैज़ ट्रेंड इट्स सेल्फ टू वर्क इन हाई गियर थ्रू, जो कि हाई गियर में काम करने में भी जो है सक्षम है, प्रशिक्षित है, ट्रेंड है हाई गियर थ्रू, ठीक। एज ए मैटर, किसी बात को हाई गियर थ्रू में समझने में भी ट्रेंड है। फैक्ट इन इट कैन वर्क इन अदर गियर, और दूसरे अदर गियर में भी मतलब कि कम स्पीड में समझने में भी प्रशिक्षित है। जस्ट एज वेल, अच्छी तरह से, है ना, यानी कि आपका ये पर डिपेंड करता है कि आप उसको हाई गियर में समझा पाते हैं या फिर आप लो गियर में। बट माई पॉइंट इज़ दैट मोस्ट ऑफ माई फेलो पेशेंट्स, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जितने भी मेरे साथी मेरे उस फिल्म को देख रहे थे इन द सिनेमा में जितने भी साथी मेरे जो थे, मेरे सेम जो थे, डू थिंक फास्ट इनफ टू कीप अप कंफर्टेबली, लेकिन मेरे साथ जो थे वो आसानी से समझ पा रहे थे विद रैपिड चेंजेस ऑफ सीन एंड एक्शन, लेकिन वो दृश्य को और उसमें होने वाले एक्शन को आसानी से समझ पा रहे थे। दे थिंक मच फास्टर देन पीपुल डिड 30 ईयर्स एगो, वो कम से कम 30 बरस पहले के मनुष्य से, आज से 30 बरस पहले के मनुष्य से वो तेज़ सोच पाते हैं। दे थिंक मच फास्टर देन पीपुल डिड 30 ईयर्स एगो, वे 30 वर्ष पहले के मनुष्य आज क्या तेज़ सोच पाते हैं। पॉसिबली, संभवतः, बिकॉज, क्योंकि, दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट इन द हाई स्ट्रीट नाउ डेज, बिकॉज दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट इन द हाई स्ट्रीट नाउ डेज, क्योंकि वह जानते हैं, क्योंकि वह सोचते हैं कि अगर अभी हम आजकल हाई स्ट्रीट अगर हम तेज़ नहीं सोच पाते हैं तो मे नॉट गेट अनदर चांस इन दिस वर्ल्ड टू थिंक एट ऑल, तो मुझे सोचने के लिए, थिंक एट ऑल का मतलब क्या होता है, सोचने के लिए, तो यह संसार जो है, वर्ल्ड जो है, तो यह हमें दूसरा सोचने का मौका नहीं देने वाली है। मे नॉट गेट अनदर चांस, यानी कि दूसरा सोचने का मौका नहीं देने वाली है। अगर हम अभी तेज़ नहीं सोच पाते हैं तो यह संसार जो है मुझे दूसरी बार तेज़ सोचने का मौका नहीं देने वाली है। तो इस प्रकार से आर.सी. हचिंसन ने बिल्कुल बताए हैं, और इसमें आपको क्या समझ में आया निश्चित रूप से आप बताइएगा कमेंट में। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा कि हमारे जीवन की गति किस प्रकार से होनी चाहिए, तो आप निश्चित रूप से अपने कमेंट में बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर को भी समझते हैं। इसे क्वेश्चन आंसर अगर आप कभी देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर आपने बिल्कुल अगर ये पूरा कहानी सुना होगा तो क्वेश्चन आंसर आपको आसानी से बन जाएगा। फिलहाल हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसको देखते हैं।